So hey guys, welcome again to my YouTube channel KLP Suraj, and today we are going to talk about Elon Musk. मतलब आज जिसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं उनका नाम है एलोन मस्क। नाउ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में या संसार में सबसे जो इस टाइम सबसे रिचेस्ट मैन, सबसे धनी आदमी है वो कौन है? एलोन मस्क। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उन्हीं का केस स्टडी करेंगे। एंड उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि प्रीवियस वीडियोस पे जो आप डेली अच्छे अच्छे व्यूज़ ला करके जो मेरा वास्ट टाइम बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, सो थैंक यू वेरी मच। एंड चैनल पर अगर आप नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि ये सारी मेहनत होती है आपके टॉपिक को, आपके नॉलेज को इम्प्रोवाइज कराने के लिए। तो जब तक आप पूरी वीडियो देखेंगे नहीं तब तक मुझे भी इसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एलोन मस्क। यानी एलोन मस्क थे कौन, आई मीन है कौन, और इनके बारे में स्पेशल चीज़ें क्या हैं, तो हम बात करेंगे एलोन मस्क के बारे में। सबसे पहली चीज़, एलोन मस्क जो थे वो बहुत ही एक उम्दा किस्म के व्यक्ति थे और वो किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से सीख जाते थे और हाईली माइंडेड थे। उनका बचपन से ही उनका मानना था कि किताबें अगर आप पढ़ते हैं तो किताबें हमेशा आपको जो है, अगर आप किताबों में अपना माइंड इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा वो उसका रिटर्न देंगी। इसीलिए जब वो 8 साल के थे तो लगभग एक ग्रेजुएशन का लड़का जितनी बुक पढ़ेगा वो 8 या 9 साल की उम्र में जो है उन्होंने उतनी बुक्स पढ़ ली थी। तो इसका भी बेनिफिट एलोन मस्क को मिला। जब वो 12 वर्ष के थे, तो उन्होंने एक गेम बनाई, अपने ही कंप्यूटर पर उन्होंने एक गेम बनाई और उस गेम को उन्होंने $500 में एक कंपनी को बेच दिया। तो यू कैन इमेजिन दैट हाउ ब्रिलियंट माइंड हिज वॉज, मतलब उनका जो दिमाग था वो कितना ही ब्रिलियंट था। इस बात से भी आप ये पता लगा सकते हैं। उनका मानना था कि अगर आप किसी भी चीज़ से कंपटीशन करते हैं तो उस चीज़ को छोड़ करके आप खुद से कंपटीशन करिए, मतलब अपने आप को जितना कंपटीशन में आप आगे कर सकते हैं उतना करिए। क्योंकि उनका मानना है कि कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है, बड़ा होता है उस प्रॉब्लम का सल्यूशन खोजना। उनका मानना है कि कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है, बड़ी बात क्या होती है? प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना। तो उनका मेन फोकस होता था हमेशा सॉल्यूशन ढूंढने पे, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिटेबल होगा। उनका मानना था कि कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है, बड़ा काम क्या होता है? उसका सॉल्यूशन ढूंढना। और साथ ही साथ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हो नहीं सकती है, बस आपको ये सोचना है कि वो होगा कैसे। उनका ये मानना था कि अगर आप मछली, जिसकी क्वालिटी क्या होती है? तैरना होती है, अगर आप उसको पेड़ पे चढ़ाएंगे, मछली को आप पेड़ पे चढ़ाएंगे तो उसकी लाइफ बीत जाएगी, वो कभी भी अपनी क्वालिटी को जो है प्रूफ नहीं कर पाएगी। तो वो हमेशा यही मानते थे कि आप जो करना चाहते हैं अगर वो करते हैं तो यू कैन शो योर क्वालिटीज देयर, बट जो चीज़ में आपका इंटरेस्ट है ही नहीं, अगर आप वो चीज़ आप करते हैं तो आपकी पूरी लाइफ बीत जाएगी, बट आप अपने आप को कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे। एलोन मस्क के बारे में जो अगली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो कई घंटों तक काम करते थे, 24 घंटे काम करते रह जाते थे। एक बार की बात है, उनका बर्थडे था, एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट ही विल कम एंड विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे। सभी लोग सोच रहे थे कि वो आएंगे और अपना बर्थडे जो है सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उस दिन उन्होंने अपना बर्थडे जो सेलिब्रेट किया वो 24 आवर तक काम करके उन्होंने जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। वो एक फर्म डिटर्मिनेशन के भी लिए माने जाते हैं। उनका जो है बहुत ही दृढ़ निश्चयी आदमी है। जब उन्होंने एलोन मस्क ने टेस्ला कंपनी को हैंड ओवर किया, जब उसको उनका चीफ यानी कि सीईओ बना दिया गया, तो 3 महीने के अंदर, सिर्फ जो है 3 महीने के अंदर उन्होंने 50,000 कारों की प्रोडक्शन कर दी। 3 महीने के अंदर उन्होंने 50,000 कारों की प्रोडक्शन की, एंड दैट इज अ रिकॉर्ड। मतलब कोई भी कंपनी आज तक जो है इतना बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन नहीं कर सकती है। आप जल्दी अगर आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी जो मार्केट में आती है उसको इस्टेब्लिश्ड होने के लिए, उसको प्रोग्रेस करने के लिए कुछ साल चाहिए होते हैं। जैसे अगर हम बात करें फोर्ड कंपनी की जो कार बनाती है, इसको इस्टेब्लिश्ड हुए 100 साल हो चुके हैं और आज भी तब जाकर के इसकी कार्स जो है लोग कुछ कुछ यूज करना शुरू कर रहे हैं इधर। लेकिन जब टेस्ला की स्टार्टिंग हुई तो इसके मेकर्स ने, जब इनको सीईओ बनाया गया तो बहुत से लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये इतनी जल्दी डेवलप नहीं होगी, लेकिन ये बहुत ही जिद्दी थे, अड़ियल थे। इसलिए इन्होंने टेस्ला को मात्र 3 महीने के अंदर जो है इन्होंने 50,000 कारों की प्रोडक्शन करी और जो है एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। टेस्ला कार पे भी इन्होंने 3 प्रकार का प्रयोग किया। इन्होंने सोचा था कि जो टेस्ला कार होगी वो $50,000 में बन जाएगी,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट अटैम्प्ट में जब उन्होंने किया तो इसका दुगना यानी कि $1,10,000 में ये तैयार हुई। सेकेंड जब ट्राई इन्होंने किया तो वो सिर्फ जो है $50,000 में बनी। एंड थर्ड ट्राई में इन्होंने एक बजट में टेस्ला कार का निर्माण किया, मतलब एक ऐसी टेस्ला कार निर्माण कर दी जो अंडर बजट आ सकती थी, एक नॉर्मल आदमी जो है उसको एफोर्ड कर सकता था। इनके विषय में अगर हम और बात करें तो जाकर के हमें पता चलेगा कि ये क्विक डिसीजन टेकर है, मतलब किसी भी डिसीजन को बहुत ही क्विकली ले लेते हैं। अगर हम बात करें तो जब टेस्ला कार ऐसी कार है जो चार्जिंग से चलती है। कैसे चलती है? चार्जिंग से। तो इन्होंने पाया कि इनका एक कस्टमर था जो गया, उसको कहीं अर्जेंट मीटिंग में जानी थी और उसको अपनी कार चार्ज में करनी थी। अब ये गया स्टेशन पे जहाँ पर भी इसकी चार्जिंग व्यवस्था लगी होगी, वहाँ पर वो गया और उसने वहाँ पर देखा कि जो लोग थे वो अपनी कार को चार्ज पर लगा करके घूमने चले गए थे। हालांकि कार उनकी फुली चार्ज हो चुकी थी, लेकिन वो लोग कार को छोड़ करके घूमने चले गए थे। तो उसको लेट हो रहा था। उसने जो है एक ट्वीट किया। उसने ट्वीट में ये लिखा कि मतलब उसने जो है ट्वीट में एक शिकायत की कि टेस्ला कार की ठीक है क्वालिटी तो रही है, लेकिन ये एक समस्या है। और उसके ही कुछ मिनट के अंदर इन्होंने जो है उस ट्वीट पे तुरंत रिप्लाई किया और उसके 6 दिन के अंदर ही उन्होंने एक नियम बना दिया कि अगर टेस्ला कार कहीं पर भी चार्ज हो रही है और फुली चार्ज होने के बाद अगर उसमें चार्ज लगा हुआ है, अगर वो चार्ज उपलब्ध है उसके अंदर, तो $0.40 का अब चार्ज लगेगा। मतलब कोई भी कार अगर फुली चार्ज हो जाती है और फिर भी उसमें चार्जर लगा हो तो टेस्ला कार पे $0.40 का क्या लगेगा? फाइन लगेगा। तो इससे भी यह साबित होता है कि ये बहुत ही क्विक डिसीजन है, क्विक डिसीजन टेकर है। तो अगर हम बात करें एलोन मस्क की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जिन पर उन्होंने दिन रात काम करके उनको खड़ा किया था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पे आती हैं Zip2, टेस्ला, हाइपरलूप, पेपाल, न्यूरोलिंक एंड सोलरसिटी। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज जो उन्होंने बनाई थी। लेकिन हर कंपनी के पीछे एक कहानी रही है, एक एक करके हम उस कहानी को जानते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे Zip2 कंपनी की। जो Zip2 कंपनी थी इन 1995 जो है 1995 में इन्होंने अपने भाई के साथ Zip2 नामक कंपनी की जो है स्थापना की। और चूंकि ये एज में काफ़ी यंग थे, इसलिए सभी लोगों ने इनको जो है उस कंपनी से साइड कर दिया। जब उन्होंने इन्हें कंपनी से साइड कर दिया तो कंपनी जो है बैंकक्रप्ट हो गई, मतलब बिकने के कगार पर आ गई। तो उसमें जो है इनका 7% शेयर था, इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था उसमें। उससे इनको $22 मिलियन मिले। $22 मिलियन मिले। अब इस पैसे से वो चाहते तो उड़ सकते थे, यंग थे काफ़ी, तो ये चाहते तो बड़े आदमी होने का वो कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा। और जो है उस 22 मिलियन के साथ ये जो है अपने अपकमिंग फ्यूचर प्लानिंग में लग गए। क्या कर गए? अपने अपकमिंग फ्यूचर प्लानिंग में लग गए। वो अपने आप को और बिल्डअप करना चाहते थे। इस $22 मिलियन के साथ उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था X.com। क्या था? X.com। और उसके बाद एक और कंपनी थी जिससे इन्होंने मर्ज होकर के उस कंपनी को अपने में मिला करके इन्होंने इन दोनों कंपनियों को एक कंपनी बना दिया जिसका नाम था पेपाल। ठीक है, जिसका नाम क्या था? पेपाल। अब पेपाल क्या है? बेसिकली जो है इंटरनेट बैंकिंग का ये जो है एक कंपनी थी जिसमें इंटरनेट बैंकिंग होती है। तो इन्होंने जो है इस कंपनी का निर्माण कैसे किया? जब उनको $22 मिलियन मिले, उस $22 मिलियन से इन्होंने फ्यूचर प्लानिंग की और उन्होंने एक जो है कंपनी खोली X.com। और फिर एक और कंपनी के साथ मिल करके इन्होंने एक नई कंपनी को घोषित कर दिया जिसका नाम क्या था? पेपाल। अच्छा, पेपाल कंपनी जब बन गई तो इनकी उसी समय शादी हुई थी, ये चले गए थे कहीं पे। और जो कंपनी के अदर जो मेंबर्स थे उन्होंने कुछ समय के बाद एलोन मस्क को पेपाल के भी सीईओ के पद से हटा दिया गया, उन्हें फायर कर दिया गया। लेकिन उनका जो है उस कंपनी में भी कुछ शेयर था और उस शेयर की बदौलत उनको जो है $165 मिलियन मिले। $165 मिलियन मिले, जिससे उन्होंने जो है वो अब उनका जो प्लानिंग था वो प्लानिंग थी, वो रॉकेट बनाना चाहते थे, रीयूज्ड रॉकेट।
तो सबसे पहले तो उनके दिमाग में यह आया कि वो रॉकेट बनाना चाहते थे कम बजट में, उनके पास चूंकि $165 मिलियन थे, तो वो इसलिए रसिया गए। जब वो रसिया गए तो वहाँ पर उनको पता चला कि उनको अगर एक रॉकेट को इंटू स्पेस भेजना है तो उसके लिए कम से कम $800 मिलियन लगेंगे। अब चूंकि उनके पास पैसे कम थे इसलिए वो वहाँ से वापस आ गए। फिर उन्होंने सोचा बार बार सोचा, बहुत सारा सोचा, और उन्होंने सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, एक रीयूज्ड रॉकेट बनाएंगे। मतलब ऐसा रॉकेट जो यूज हो चुका हो, उस रॉकेट को हम लोग फिर से बनाएंगे। अब इसके लिए उन्होंने बहुत से लोगों से फंडिंग मांगी, बहुत से लोगों से जो है उन्होंने पैसे मांगे, उधार मांगे, लेकिन कोई देता भी नहीं था। कई बार ये जो है सीईओ के पद से हटा दिए गए थे, तो इनके पास पैसे भी नहीं थे। इसलिए इन्होंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ बुक्स पे लगाया। उनका मानना था कि अगर कोई भी चाहे तो बुक्स को पढ़ करके क्या कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। तो इन्होंने कभी भी जो है स्पेस के बारे में, रॉकेट के बारे में उन्होंने कभी कुछ देखा नहीं था, कभी सीखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बुक्स पढ़ी और बुक्स पढ़ पढ़ कर उन्होंने जो है रीयूज्ड रॉकेट का उन्होंने निर्माण कर दिया। अब इन्होंने जब पहली अटेम्प्ट की, जब इन्होंने पहली बार रॉकेट को स्पेस में भेजा, तो वो उड़ने से पहले ही ब्लास्ट हो गया। रॉकेट जो है उड़ने से पहले ही ब्लास्ट हो गया। सेकेंड अटेम्प्ट जब उन्होंने किया तो वह भी असफल रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि नहीं, आई विल ट्राई एंड ट्राई अगेन। एंड आफ्टर द लास्ट एंड थर्ड, जो थर्ड उन्होंने किया एक्सपेरिमेंट, उसमें भी रॉकेट फट गया। अब इनके पास पैसे नहीं थे, जो $165 मिलियन थे वो भी खत्म हो चुके थे। तो इन्होंने किसी तरह से काम कर करके इधर उधर से बैंकिंग से फंडिंग करके, लोगों से पैसे मांग करके, जिद थी, उन्होंने फोर्थ अटेम्प्ट किया और इस बार जो है उनका जो रॉकेट लॉन्चिंग था वो सफल हो गया। एंड इसी के साथ उनकी सक्सेस भी आगे बढ़ी और आगे चल के इनको जो है $1.8 बिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो नासा से मिला। यानी इनको सिर्फ जो है 1.8 बिलियन, अब जो नासा है, जो इसरो है, ये गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं। मतलब ये गवर्नमेंटल कंपनी है, इनके अंतर्गत जो भी काम होता है वो गवर्नमेंट उसका पैसा देती है। लेकिन इन लोगों ने अपना काम कराने के लिए इन्हें 1.8 बिलियन का पैकेज दिया एंड दे आस्क्ड हिम टू डू जॉब फॉर देम। सो दिस इज द जर्नी ऑफ एलन मस्क। देयर आर सो मेनी स्टोरीज अबाउट हिम। लाइक एक बार जो है ये टेस्ला कंपनी में काम कर रहे थे और वहाँ पर कोई मशीन थी, उसका कोई पार्ट जो है वो खराब हो गया। अब उस पार्ट के बारे में सब लोगों को ये पता था कि जो पार्ट था वो फ्रांस से आता था। वो कहाँ से आता था? फ्रांस से आता था। इन्होंने सोचा कि अगर मैं क्या करूँगा, फ्रांस से अगर उस पार्ट को ऑर्डर करता हूँ तो आने में जो है काफ़ी समय लग जाएगा, उसके बाद मशीन चालू होगी, इस दरमियान जो है 1 महीने का टाइम निकल जाएगा। सो इन्होंने जो है उनका जो पर्सनल और जेट था, हवाई जहाज था, उनको उन्होंने निकाला और तुरंत पहुंच गए पाकिस्तान। और वहाँ से 1 दिन के अंदर ही जो है वो उस पार्ट को ले करके आए और उन्होंने उसी दिन जो है कंपनी में काम जो है शुरू कर दिया। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि वो कितने फर्म डिटर्मिनेशन थे। वो क्विक डिसीजन टेकर थे, किसी भी डिसीजन बहुत ही जल्दी लेते थे, वो काम में डिले नहीं चाहते थे, वो 24-24 घंटे काम करते थे। उनका मानना था कि अगर कोई एम्प्लॉय ये कहता है कि ये नहीं हो सकता है, उसको बाहर निकाल फेंको। उनको ऐसे एम्प्लॉयज़ पसंद थे जो ये कहें हो सकता है लेकिन हमें कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। मतलब क्या, कभी भी उनको ना सुनने वाले लोग पसंद नहीं थे। अगर उनकी कंपनी में कोई ये कह दे कि ये नहीं हो सकता है, उसका वो आखिरी दिन होता था, उसके बाद उसको जो है उस कंपनी से निकाल दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एलोन मस्क को आज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बनाती हैं, क्योंकि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है। एलोन मस्क के बारे में कुछ और बातें करें तो हमें ये पता चलता है कि वो जो थे वो हाईली कॉम्पिटिटिव थे। मतलब वो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा करते थे, लेकिन उनका कंपटीशन लोगों से नहीं होता था, अपने आप से होता था। अगर वो जो है, एक बार की बात है कि जब वो एग्जाम में उनको 98 नंबर मिले आउट ऑफ 100, जब उन्होंने ही गॉट 98 आउट ऑफ 100, जब उनको 100 में से 98 मार्क्स मिले तो वो इतने हाईली कॉम्पिटिटिव थे कि उन्होंने टीचर को जो है कहा कि सर प्लीज़ रीचेक माई कॉपी। उन्होंने कहा कि मतलब मेरी कॉपी को एक बार फिर से चेक करिए, हो सकता है कि 1-2 अंक बढ़ जाए। तो ये हाईली कंपटीशन था, उनको इतना बिलीव था वो कर सकते थे। शॉर्ट टर्म अगर हम बात करें तो वो शॉर्ट टर्म में कोई भी काम करना चाहते थे। उनके लिए टाइम ज़्यादा लेना जो है पॉसिबल ही नहीं था। वो किसी भी काम को बहुत ही जल्दी सोच करके बहुत ही जल्दी डिसीजन लेते थे। सेल्फ एजुकेटेड थे। उन्होंने कभी भी जो है स्पेस एक्स की जो उनकी कंपनी है
जो आज रॉकेट बनाती है, उन्होंने कभी भी उस चीज़ की मतलब उसके बारे में पढ़ा नहीं था, सीखा नहीं था, लेकिन वो जो है सेल्फ स्टडी कर करके उन्होंने स्पेस एक्स नामक एक कंपनी बना दी, जो आज जो है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। एंड वो क्या करती है, मंगल पर या अन्य ग्रहों पर जाती है जहाँ पर वो जीवन तलाशने का कार्य करती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हैं जो एलन मस्क को हम सबसे इम्पॉर्टेंट बनाती हैं, या उसके बारे में हमें मजबूर कर देती हैं कि हम उनके बारे में केस स्टडी करें। हालांकि एलोन मस्क जो है एक सेल्फ एजुकेटेड आदमी है, तो उनका ये भी मानना है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वो आदमी जिसके पास डिग्री हो वही हर काम को कर सकता है या उसी के पास टैलेंट हो। इसलिए आज टेस्ला भी अपने कंपनी में ऐसे आदमियों को भी हायर करती है जिनके पास डिग्री नहीं बल्कि टैलेंट है। इसके पहले हम लोगों ने बात की थी कि जो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल थे वो भी अब मैन विदाउट डिग्री ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए डिग्री नहीं बल्कि टैलेंट इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं टेस्ला कंपनी भी इस फॉर्मूले पर काम करती है, और एलोन मस्क भी उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो विदाउट डिग्री तो हो लेकिन उनके पास टैलेंट हो। तो आज का केस स्टडी था एलोन मस्क के ऊपर। अगला केस स्टडी या अगली जो थियोरी या अगला जो वीडियो होगा वो किस पर होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए मैं भी कुछ टॉपिक खोज रहा हूँ और आपके लिए नई नई वीडियो जैसे ही लाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।